हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज के मिशन योर वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सी मिश्रा। कैसे आप सब करे चालू क्या रहे गुरुदेव एकदम चौचक चप्पू है, एकदम मस्त है, कोनो दिक्कत नहीं। तो बोर्ड एग्जाम की यार तैयारी करो यार, एकदम फ्रेश दिमाग से, फ्रेश माइंड से। बोर्ड एग्जाम की अब तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक ना। मैंने भी कसम रखा रखा भाई, पैसे वैसे तो है नहीं भैया, कहाँ से यार सेविंग कराए भाई, चल रहा है ऐसे ही। कमिट मत करना है भाई कुछ भी ना, एकदम दिमाग डिस्टर्बेंस यार, थोड़ा काम है। एक्चुअली मैं आपको बताया था कि जो वहाँ पे मैंने बनवाया था कुछ, हाँ, लाइब्रेरी के लिए, तो वहाँ पे सर क्या हुआ था कि पड़ोसी थोड़ा-सा दिक्कत कर दिया, जिसकी वज़ह से भाई साहब बेसमेंट मेरा पूरा पानी फ़िल हो गया था। तो उसी के काम में भाग-दौड़, फिर खुद की स्टडी बिकॉज़ माय एग्ज़ाम है, और फिर आपका पढ़ाना, इसी में यार चक्कर में थोड़ा मतलब समझ लीजिए बस चल रहा है ज़िंदगी ऐसे ही। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम मुस्कान बनी रही नहीं रहनी चाहिए आप लोगों की, और बोर्ड एग्ज़ाम का यार कसम है उनकी, तोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं सर। आज का पेपर कोड क्या है? 302 जेडाई। क्या है सर जी? पेपर कोड 302 जेडाई। और अब आप लोग तैयार हो जाइए। मैं आपका हाफ ईयरली पेपर की तैयारी, साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी, दोनों मस्त एकदम बेहतर तरीके से करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके यार पढ़ाई करो यार, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो, ठीक है ना? पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा समय, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। याद कर लीजिए सर, पास होने कितने चाहिए? 33 नंबर में की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित हैं, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और खंड ख। सबसे पहले यहाँ पे खंड क की बात करें सर, 50 अंकों का यहाँ पे आपका प्रश्न रहने वाला है सर। कितने नंबर का? 50 नंबर का एकदम प्रश्न रहने वाला है। पहले का प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो यहाँ पे क्या है रचना है, क्या है रचना है, तो क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध क्या है? कविता क्या? अच्छा, फुल पेपर का सोल्यूशन है, ये फुल पेपर है। ये पूछा जाए राष्ट्र का स्वरूप किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सॉरी यार, वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव अग्रवाल। अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नोटेड हियर। अगला यहाँ पे आपका ग नंबर वाला प्रश्न, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है अजात शत्रु रचना की विधा है, यानी कि अजात शत्रु रचना की विधा है। अच्छा, विधा मतलब क्या होता है सर? प्रकार होता है। क्या होता है? प्रकार। मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा, देखेंगे क्या यार, सुनेंगे क्या गुरुजी आप भी दिखा रहे हैं, तो चलिए हम माफी चाहते हैं। अजात शत्रु रचना, रचना मतलब कृतियां, विधा मतलब प्रकार, विधा मतलब क्या होता है? प्रकार, यानी कि ये रचना का किस प्रकार है। अजात शत्रु जो रचना है, यह किस प्रकार की रचना है? अजात शत्रु किस प्रकार की रचना है, यानी किस प्रकार की विधा है। हिंदी में हम प्रकार को ही क्या बोलते हैं? विधा बोलते हैं। तो यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना क्या है यहाँ पे? शेखर एक जीवनी है, या फिर क्या है? मेरे विचार, विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र। तो यहाँ पे शेखर एक जीवनी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन अगर कहीं का ठो एरर रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। पता लगा एक आठ ठो अगर एरर हो गया तो आप लोग कमेंट करके छाप दीजिए, गुरुदेव आप तो गलत ही पढ़ा दिया यार, माफी चाहते हैं इस के लिए, ठीक है ना। अगला यहाँ पे बहादुर कहानी के लेखक है भैया, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत बहादुर कहानी क्या है? लेखक है, ठीक ना। फडविश्वर नाथ रेणु, पंचलाइट किसके असर जी? पंचलाइट की फडविश्वर नाथ रेणु है। लाटी जयनेंद्र कुमार, देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे दूसरे का रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। सर प्रगतिवादी काव्यधारा के राम दिनकर सिंह, जो दिनकर सिंह, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, यह प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। क्या ही बताया यार, कैसे मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है आज। चलिए सर, अगला यहाँ पे है बिहारी की रचनाओं का छंद है सर चौपाई। जो बिहारी हैं, इन्होंने इस छंद की रचनाओं में इन्होंने किया तो वह चौपाई की। अगला यहाँ पे आंसू की, आंसू जो रचना है किसकी है? आंसू रचना जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। अच्छा, एक प्रश्न आता है यामा, तो ध्यान देना, यामा, यामा जो है यह महादेवी वर्मा की बहुत फेवरेट है भैया, सभी का एग्जामिनर चाचा का प्रश्न पूछ लेता है वो एग्जामिनर चाचा। अगला यहाँ पे छायावाद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह,
कथन है, किसका है यह? डॉक्टर नगेंद्र का कहना था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो आपके जो हिंदी के पेपर में 10 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, किन नंबर का? 10 नंबर का। बहुत बच्चे पहले कह रहे थे नहीं गुरुदेव 20 नंबर का रहेगा, बट पेपर में 10 ही नंबर का बहुविकल्पी आ रहा है। अगला यहाँ पे तीसरे का, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का है। मैं आपको ये 10 नंबर फ्री में दिलवा दूंगा बिना पढ़े। कहेंगे गुरुजी हाउ, कैसे? कुछ की टिप्स और ट्रिक्स होती है, बस उसे ही हमें क्या होता है, प्यार से अप्लाई करना रहता है, बाकी कुछ करना नहीं रहता। आप लोग जी अप्लाई नहीं करते टिप्स और ट्रिक्स को, इसी की वजह से आप मात खाते हैं, लेकिन आपको ये अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको पढ़िएगा। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है, भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, ये पुर है, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है, और सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी क्या होगी, लेनी होगी। अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए, ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक बोले तो रचयिता कौन है? तो ध्यान देना, ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर पृथ्वी आया हुआ है शब्द। क्या आया हुआ है? पृथ्वी आया हुआ है शब्द, ठीक है ना। और और यहाँ पे क्या आया हुआ है? और यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वी शब्द आया हुआ है। कहाँ से आ गया? यहाँ पे मातृभूमि शब्द आया हुआ है। जब ये आपको शब्द बार बार आपको दिखाई दें तो सीधा बता दीजिएगा ये कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अच्छा, राष्ट्र किससे मिलकर बना हो? जो पृथ्वी है यही तो राष्ट्र है। भारत है अपना, भारत क्या है? एक राष्ट्र है। अब भारत देखें कहाँ, मतलब पृथ्वी ही तो है, इसी पे घर बने हुए हैं, लोग बसे हुए हैं, तो नहीं, ये राष्ट्र है। तो पृथ्वी आ रहा है तो समझ लीजिए कहाँ से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। लेखक कौन? वासुदेव सरगुरवाल। पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, और पाठ के लेखक का नाम कौन है भैया? वासुदेव सरगुरवाल जी हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, बात समझिएगा, ये होता क्या श्री? रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब है बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना या एग्जैक्ट उसी चीज को छाप देना। ये क्या कहलाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इन्होंने बोला है कि इसका आपको व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब होता है आप अपने शब्दों में चीजों को लिखिए, आप अपने शब्दों में चीजों को लिखिए, यही क्या कहलाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसको आप सेम टू सेम उतार दीजिएगा या फिर कुछ अपने से चीजों को जोड़कर लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएंगे, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, समान अधिकार का भागी कौन है? समान अधिकार का भागी कौन है? तो देखिए समान अधिकार का भागी कौन है, जहां पे समान अधिकार का भागी दिखाई देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। तो ये तीसरे का क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पे, चौथा क्या है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? इसी में ढूंढिए, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। जहां पर यहाँ पे अनंत शब्द आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ढूंढिए, भेदभाव, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? कहीं अनंत आपको शब्द दिखाई दे रहा है? कहीं आपको अनंत शब्द दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे है, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। ये क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा। अरे गुरुदेव, अब तो याद आ जाएगा। बस यही यही आपके अंदर जुनून चाहिए सर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे सीधा आप लिखेंगे, सर पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अगला यहाँ पे, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताइए। तो अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। और जनपद का क्या मतलब होता है? जिला। कहते हैं ना, आप भैया किस जनपद से हो? आप किस जनपद से हो यानी किस जिले से हो? सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि खंड काव्य आता है तो मैं लिखवा दूं कम से कम कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। अगला यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 4। सर क्या है? पद्यांश। सर कितने नंबर का आएगा पेपर में आपके? सर 10 नंबर का पद्यांश आने वाला है। 10 नंबर का। सर है क्या पे? निज जन्म जन्म में सुने यह जीव यह मेरा धिक्कार उसे, वाह महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब यहाँ पे इसका अर्थ देखेंगे, यानी कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ निघेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसा महान पुत्र, रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यह सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्देश दिया जा रहा है। यानी सभासदों की यह बात सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहती हैं, यानी उनकी बात दोहराए हुए कहती हैं कि कहा है कि मैं उस पुत्र की अभागन माता हूँ जिसे बात मैंने खो दिया, यानी कि जिसके बाद यहाँ पे रहेगा मैंने खो दिया। पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा और उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया। मैंने हर प्रकार से अपसे ही कमाया है और स्वयं को क्या किया है? कलंकित किया है। अगला यहाँ पे है प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न क्या है, ध्यान देना। प्रश्न ये है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, यानी कि कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? यही है, निज निज जन्म में सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे वह महा स्वार्थ ने घेरा। अर्थात यहाँ पे सीधा बोलेंगे कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया है कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। यानी कि उन्होंने अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कर्म किया है। अगला यहाँ पे चौथा नंबर सर प्रश्न है कि कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहेंगे? तो सीधा लिखेंगे, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहेंगे कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वह 100 बार धन्य है। अगला है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठती है कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार क्या है? धन्य है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका? 5 में देखिए 2 आएगा, एक का आएगा एक का आएगा। जो का रहेगा ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में। और 5 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है। ख वाला भी 5 नंबर का, टोटल प्रश्न नंबर 5 10 नंबर का रहेगा। तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इतना क्षमता रखते हैं कि 10 नंबर दिला सकते हैं। आपको पता है सर, आज जो आप पढ़ेंगे कल वही आपके पेपर में आएगा, तो आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और अपने आप में इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आपको नंबर दिलाते हैं। कुछ शॉर्ट में संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूँ किसका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया जिले में। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती था, ठीक है ना? और एक बात ध्यान दीजिएगा सर, इनका
इनके जो बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ क्या था? द्विवेदी था। क्या था इनके बचपन का नाम? वैद्यनाथ द्विवेदी था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 18 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। और ये महत्वपूर्ण अनेक पदों पर कार्यरत थे। देख सकते हैं। अगला यहाँ पे ख वाला जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्दों में आंसर लिखना है आपको। और ये 5 नंबर का है सर। कितने नंबर का? 5 नंबर का। कौन कौन है? महादेव वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रा नंदन पंत है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं ले रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए देख लेते हैं भैया इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। पिता का नाम रवि सिंह था। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली इन्होंने। शैली इनकी प्रबंध और मुक्तक शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी सर? मृत्यु हो गई थी। अगला जो आपका छठा प्रश्न आएगा, ये आएगा पंचलाइट अथवा बहादुर या फिर लाठी पर दे सकता है। उद्देश्य और कहानी का सारांश या उद्देश्य और कहानी का सारांश, ये दो में से कोई एक देगा। तो आप दोनों पढ़ लेंगे, एक का काम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सिवा 80 शब्दों में। अथवा में दिया है ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। मैंने आपसे बोला ना, या फिर वो कहानी का सारांश लिखने को देगा या फिर उद्देश्य देगा। और 80 शब्दों मतलब कुल मिला के एक पेज में लिखना रहेगा, काम खत्म। ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, पंचलाइट कहानी का सारांश हम यहाँ पे इसका उत्तर देने वाले हैं। और एक यार वीडियो को लाइक कोई कर दिया करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लो भैया, कर लो, काम देगा। अभी तो बोर्ड आने वाला है, तो 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे दावे के साथ में ये बात कहता हूँ कि आप पढ़ाई करो सर। पढ़ा पूरी दुनिया रही है, पूरे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सर। एक एक से महान आत्मा है जो पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस खत्म करवा दे रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दे रहे हैं जो कि बच्चों के साथ साथ वो बीएससी वाले भी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। लेकिन सर पढ़िए उनसे, सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद सर पेपर के लिए आ जाइए सर हमारे पास। आप हमारे पास, और मैं उनसे गुरुजन से बोलता हूँ जितने भी यूट्यूब पर हैं, भाई साहब आप लोग इंपॉर्टेंट पढ़ाकर भेज दीजिए सीओ के पास पेपर के लिए। गारंटी दे रहा हूँ, आप उनसे आप पूरा सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद मेरे पास आ जाइए। हर एक पेपर में प्रश्न फंसा देंगे, एकदम गारंटी है सर। पूरे यूट्यूब पे पिछले 4 सालों का पेपर एक्सपीरियंस। पिछले साल 2-2 लाख बच्चे पढ़ते थे, 2-2 लाख पेपर फंसाते थे भाई। ऐसे नहीं होता कि मतलब मैं आपको कुछ भी ला के दे रहा हूँ। भरोसा नहीं है ना? नहीं भरोसा है ना? आप खोल लीजिए किताब, खोल लीजिए हिंदी की, हिंदी खोल लीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, खोल लीजिए। खोल लीजिए आप क्वेश्चन बैंक, खोलिए, खोल लीजिए। खोल लिया, वो अब उसमें कहानी वाला देख लो। क्या खोल लो? कहानी वाला। कहानी वाला आप खोल लो, खोलिए कहानी। अब कहानी खोल के जरा मिलाइएगा। क्या ये प्रश्न नहीं आया है? पंचलाइट क्या नहीं है? क्या बहादुर नहीं है? क्या ध्रुव यात्रा नहीं है? मतलब 3 ही फंसा दिए एक को। और देखिए एक सारांश है और एक कहानी का उद्देश्य है। तो जो चीज आपके किताब में है, अगर हम वही आपको पेपर में दे रहे हैं तो कोई गलत बात कर रहे हैं क्या? कोई गलत बात कर रहे हैं का? नहीं ना। एक चीज और, एक चीज और, बात ध्यान दीजिएगा। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेंगी, हाँ, बहुत ज्यादा बुरी लगेंगी। हाँ, इतना लगे एकदम जहर रहने लगेगा, लेकिन सत्य बात है। कहें कैसे गुरुदेव? हम मार्केट से लेके आए हैं, हम सॉल्व क्यों लेकर आए हो भाई? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? मैं आपको दे रहा हूं ना पूरा सॉल्व। ये सॉल्व ही तो है सॉल्व का, और क्या है? आप क्वेश्चन बैंक लेके आते हैं, उसमें क्या रहता है? पिछले साल के प्रश्नों का संकलन रहता है। मतलब जो पिछले साल के प्रश्न रहते हैं उसी चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको पूरा पेपर भी दे रहा हूँ सर, मैं आपको पूरा पेपर भी दे रहा हूँ। हाँ, कॉपी पेस्ट चलेगा, मैं मानता हूँ। एक बच्चा एक दिन कमेंट किया था, गुरुदेव आपका कॉपी पेस्ट होता। भाई दुनिया कर रही भाई, लेकिन आपको सर मेहनत करना है। मैं तो कहता हूँ आप पढ़ो, मेहनत करो। आप पूरा टॉपिक पढ़ लो, पूरा सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद ये सीओ के पास आ जाना। कसम से सर, हर एक प्रश्न हम पेपर से फंसा देंगे और आपको कुछ चाहिए नहीं सर। दोस्त तो सर पेपर ही है सर, जो क्रक्स होता है सर पेपर ही होता है। अगर आपने सर पढ़ाई कर लिया बहुत बहुत सर, हमें याद आ गया कि युद्ध ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मशीन चलाना आता ही नहीं सर। आपको अगर मशीन चलाना आता ही नहीं तो आप युद्ध कर पाओगे नहीं। किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए सर, प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए। इसीलिए सिलेबस कवर करने के बाद आपको बोर्ड के पेपर वाला ज्ञान होना चाहिए, जो यहाँ पे सीएम प्रोवाइड करता है, एसकेएम स्टडी यूट्यूब।
चैनल पर। जो पेपर आपका बनता है बोर्ड में वही मैं आपको देता हूँ, टेंशन ना लीजिए। एग्जामिनर चाचा से एकदम बात हो गई है, कहेंगे भैया यहीं से दे देंगे, बवाल हो जाएगा। अब आगे नहीं बोलेंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक गांव का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब मैं आपको यहीं पे मैं एक प्रश्न दिखाता हूँ ऑब्जेक्टिव का, ध्यान दीजिएगा। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? रेणु जी। अब ये कौन है सर? रेणु। क्या आया है? रेणु जी है। अब सर ऑब्जेक्टिव ऊपर चले जाइएगा, ऊपर ऑब्जेक्टिव चले जाइएगा, यहाँ पे एक प्रश्न बना हुआ है। रेणु का मतलब फरविश्वरनाथ रेणु। तो पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फरविश्वरनाथ रेणु। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसा पढ़ो ना कि आपके मन में याद हो जाए, दिमाग में घुस जाए। अब बहादुर कहानी के लेखक कौन है भैया? अमरकांत तो है। कौन है? अमरकांत है। कमेंट में कर दो बॉक्स में कि जैनेन्द्र किसके हैं, जैनेन्द्र किसके, लाठी के हैं या ध्रुव यात्रा के हैं। तो इसीलिए कहता हूं भाई, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर में फंसेगा, रिपीट होगा। इसका चिंता आप ना करें तो सही रहेगा, इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद कर लाती है, मतलब जो समूह में लोग होते हैं वो लेकर आ लाते हैं, और जिसे पंचलाइट कहकर बुलाते हैं। उसके बाद रात के समय यह लोग पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस मौके पर किसी को यह पता नहीं चलता कि यह पेट्रोमैक्स जलेगा कैसे। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है, जो मुनरी नामक एक युवती से बहुत प्रेम करता है, ठीक ना। एक दिन, अब देखिए, अब यहीं से सीन बदल गया। अब यहाँ से किसकी बात होने लगी? गोधन की, गोधन के बारे में। मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। अब यहीं पे बात होने लगी गोधन की। गोधन जो है, एक दिन मुनरी के घर के सामने से सलीम का गाना गाकर जा रहा था। जो सलीम थे, अनारकली के पीछे पगलाए हुए थे प्यार में, ऐसे भी ये भी पगला गए थे। और यही यही गाना मुनरी की काकी गुलरी सुन लेती है, और गोधन की शिकायत पंचों से कर देती, भाई साहब ये हमारे छोरी को लाइन दे रहा था। और फिर भैया पंच लोग गुस्साते हैं और गोधन को निकाल फेंकते हैं टोली के बाहर, कहते भाई तड़ी पार हो जा, तेरे जैसे लोगों की जगह नहीं है। अब भाई साहब गोधन एग्जाम की तैयारी करता है, क्रैक करता है यूपीएससी और आता है, और गुलरी काकी कहीं और भी ऐसा दबाव नहीं मिलेगा, शादी करवा देती। बस वही सीन है यहाँ पे कि गोधन जो था वो पेट्रोमैक्स को जला लेता था। और यह बात किसको पता थी? मुनरी को पता थी, क्योंकि ऐसा दोनों प्रेमी है तो बताएंगे ना मुझे क्या है क्या नहीं, मुझे आता है। लेकिन गांव वाले सब अनपढ़ गवार थे, उनको तो आता नहीं था। अब गोधन को पंच बुलाते हैं, क्योंकि यह बात मुनरी पहुंचा देती है पंचों तक कि भैया गोधन जो है ये पंचलाइट को जला लेता है। फिर पंच लोग गोधन को बुलाते हैं और गोधन जी पंचलाइट को जला देते हैं। वही बात है, जब यूपीएससी क्रैक कर ली है तो सारी गलतियां माफ। तो ये सारी गलतियां माफ, कहते भाई तू शादी कर ले, इससे मौका अच्छा नहीं मिलेगा, बस यही है। उसके बाद है आपका खंड काव्य। देखिएगा खंड काव्य हर जिले का अलग अलग रहेगा। आपका लखनऊ, कुरान, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जितनी भी हैं सबका अलग अलग खंड काव्य है। तो आप अपने जिले के अनुसार खंड काव्य याद करिएगा। मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्ति, त्याग प्रति, श्रवण कुमार। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। पता लगा आप लोग वही रट लीजिए जो आपके पेपर में ना है तो हो जाएगा बवाल, फिर आप हमें कमेंट करेंगे गुरुदेव हम ये पढ़ के गए थे, आया नहीं, क्योंकि वो आपके जिले का था नहीं। तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा। उसके बाद आपका है सर खंड ख, ये आपका 50 अंकों का है। 8 का क है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है सर। किन नंबर का? 7 नंबर का है। क्या यहाँ पे? धन्योयम भारत देश यत्र समूल सत्य जनमानस पावनी से लेकर कहां तक है? यहाँ पे भाषायाम लिखितानि संति तक है। अब ये आपका संस्कृत का क्या गद्यांश, देखिएगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे उतनी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं आती कि एक आध शब्द गलत हो गया तो बहुत गरिया आएंगे, तो गुरुदेव गलत पढ़ा दिए, गलत पढ़ा दिए। तो इसलिए इसको मैं आपको केवल संदर्भ और इसका अनुवाद बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए सर, संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अतिरिक्त है। सभी गद्यांश पद्यांश के लिए आप यही लिखेंगे इसका संदर्भ, ये सेम टू सेम लिखेंगे, केवल यही बदलेगा। अच्छा, कैसे जान गए कि संस्कृत भाषाया महत्तम से लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे संस्कृत शब्द का यूज किया गया है। क्या? संस्कृत शब्द का यूज किया गया है, और यहाँ पे भाषा शब्द आया हुआ है। इसीलिए हम देखकर बता दें कि यह संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका लिखेंगे क्या सर जी?
अनुवाद। हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे? यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। यही भाषा संस्कृति के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है और हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है और ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। अगला यहाँ पे क्या है आपका पद्यांश। सर ये पद्यांश जो है 7 नंबर का पेपर में आता है, 7 नंबर का सर। परुच्छे कार्य हंतरम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जंता दृशम दृशम मित्रम विस्कुंभ पयो मुखम। इसका संदर्भ यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है और हिंदी अनुवाद जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाले हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े का हम लोग त्याग कर देते हैं। बस अब अगला आपके पेपर में आएगा मुहावरे और लोकोक्तियां। ये आपका 2 नंबर का रहेगा, एक ही करना रहेगा। काला अक्षर भैंस बराबर, आंखों का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना। तो सबसे पहला है ईद का चांद होना। सर क्या लिखेंगे यहाँ पे? बहुत दिनों तक दिखाई ना देना, अर्थात राम राम या फिर अरे रमेश तुम तो ईद के चांद हो गए, अब तो दिखाई नहीं पड़ते। एक ही करना है, बाकी आप कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे अपठित गद्यांश, इसको हम बाद में करा देंगे, उसको भी स्किप करते हैं। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिल और अनल। तो अनिल मतलब क्या होती है? हवा होती है और अनल मतलब आग होता है। अंबुज और अम्बुज। अंबुज मतलब कमल होता है, अम्बुज मतलब बादल होता है। फिर अगला निम्नलिखित शब्दों में से एक के 2 अर्थ लिखिए। क्या क्या यहाँ पे सर जी? गति, तीर और पयोधर। तो एक का लिखना है तो एक का ही उत्तर दिए। तीर का बाण और किनारा और सीमा, बाकी 2 का आप याद कर सकते हैं। अगला वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। जानने जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। शुद्ध अशुद्ध आएगा 2 नंबर का। व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है। बेटी तो पराया धन होता है। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी दूसरी दूसरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 हैं, मैंने यहाँ पे 2 को किया, बाकी 2 कर लीजिएगा। पहले का शुद्ध रूप, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। बेटी तो पराया धन होता नहीं, बेटी पराया धन होती है। क्या होती है? बेटी पराया धन होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न 12 का क्या यहाँ पे? श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का है। सबसे पहले वीर रस परिभाषा क्या लिखेंगे? उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मंगल सगुन होई सबका हूँ, फरकहि सुखद विलोचन बाहु, बरतहि साहस समाज उछाहु, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। अगला एक वाला उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते उदाहरण लिखिए। तो उपमा अलंकार क्या होता है सर जी? सीधा लिखिएगा आप यहाँ पे। जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तारा सुतरनी धूलि धरा में लगन जिमी, धरा सु पारा पारा बार यो हलत है। अगला यहाँ पे कुंडलिया छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का है। दोहा छंद क्या कहलाएगा? यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है सर? 13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। उदाहरण के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबल विमल जसु, जो दायक फल चारि। बस अगला 13 नंबर है आपके पेपर में आया हुआ। मैं यहाँ पे फॉर्मेट दे दूंगा इसका, ठीक है ना? किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का है। तो क्या लिखेंगे? उत्तर सेवा में प्रधानाचार्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए। अगर आप ब्याज के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे विषय सहायक अध्यापक है, यहीं पे आप अल्प ब्याज वाला कर दीजिएगा। काम खत्म, कुछ ज्यादा बगा वो नहीं करना है। फिर महोदय, फिर लिखेंगे यहाँ पे सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं, फिर यहाँ पे बीच में जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा आप भर दीजिएगा बिना सोचे समझे। बीच में आप पूरा भरिएगा। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। लास्ट में धन्यवाद भवदी XYZ करछना प्रयागराज, फिर यहाँ पे डेट डाल देंगे। फिर आपके लास्ट पेपर में आएगा क्या आएगा?
निबंध लेखन क्या आएगा सर? निबंध लेखन अगर देखेंगे तो ये 9 नंबर का आपके पेपर में रहेगा सर। कहाँ पे है? आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण और दोष, पर्यावरण संरक्षण, आवश्यकता और महत्व, मेरे प्रिय लेखक और वर्तमान जीवन में नारी की स्थिति। अब देखिएगा एक बात ध्यान देना, मैं इसको क्यों नहीं करवा रहा हूँ पता है? क्योंकि आप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया मेरे प्रिय लेखक या मेरे प्रिय कवि, तो आपको 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार होगा। किसी 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके 3 लेखक का जीवन परिचय आपने तैयार किया है, ठीक है ना? अब 3 में से किसका सर लिखे यहाँ पे, ये डाउट आता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 इन्होंने दिया है और ये तीनों का आपको याद है और एक में निबंध का। अब आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दे दिया है। अब निबंध में इनका मत लिखिएगा, तो किसका लिखेंगे सर? वासुदेव सरगोवाल का लिखेंगे या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, या किसी और का याद रहेगा उनका लिख दीजिएगा। जिनका यहाँ पे आपने साहित्यिक परिचय निबंध लिख दिया है, उनका वहां पे निबंध के रूप में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियां नहीं लिखेंगे, किसी और का लिखेंगे। बस यही चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका सर हिंदी का पेपर, जो कि आपके पेपर बोर्ड में आने वाला है। सो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम सारे सेट प्रोवाइड करवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छा यार पेपर ही तैयार कर लो, पूरा काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।